हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हिंदी प्रवक्ता की। तो प्रवक्ता हिंदी का जो हमारा सिलेबस है दोस्तों, द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक दिया है वो काव्य शास्त्र का दिया है। और काव्य शास्त्र से संबंधित सभी टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टोटल 74 क्लासेज हमारे हिंदी के अंतर्गत आ चुकी हैं और लगातार क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसके लिए आप चैनल पर बने रहें दोस्तों, और साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम ये काव्य शास्त्र का रिवीजन क्लास के तौर पर लेंगे, जिसमें हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को हल करेंगे। और साथ ही आप जो है अपने आप को भी चेक करें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि काव्य शास्त्र की लगातार क्लासेज आप ले रहे हैं। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास हमारी जो ली जा रही है दोस्तों, ये मैम के द्वारा ली जाएगी और बहुत बेहतरीन क्लासेस मैम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और आप सभी अभ्यर्थियों के प्यार और सपोर्ट से ही ये क्लास आगे बढ़ रही हैं दोस्तों। इसलिए चैनल पर बने रहें और साथ ही अपन कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे से कमेंट ज़रूर दें। और यदि किसी क्वेश्चन पर आपको कोई डाउट हो तो थोड़ा उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। नमस्कार दोस्तों। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें। नंबर ए में दे रखा है रस, फिर अलंकार, रीति, ध्वनि। तो साथियों, जो काव्य की आत्मा है वो कहा गया है ऑप्शन नंबर ए रस को। तो काव्य की आत्मा क्या है? रस है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक जो आचार्य हैं कौन है? तो हमें इसमें दे रखे हैं ऑप्शन ए दे रखा है वामन, मम्मट, आनंदवर्धन या दंडी। तो हमें चार आचार्य के नाम दे रखे हैं। इसमें हमें पूछा है ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आनंदवर्धन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आनंदवर्धन, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रीति को काव्य की आत्मा किसने कहा? रीति को काव्य की आत्मा किसने कहा? ऑप्शन है वामन ने, भामा ने, दंडी ने या मम्मट ने। तो चार आचार्यों के नाम हैं। इसमें से रीति काव्य के जो संप्रदाय आचार्य हैं वो हैं वामन। तो रीति को काव्य की आत्मा भी किसने कहा है? वामन ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं। तो नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? ऑप्शन है कालिदास ने, भरत मुनि, पाणिनि या राजशेखर। तो जो इसका सही उत्तर है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, रस की उत्पत्ति किससे होती है? तो ऑप्शन दे रखे हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, शब्द, अलंकार या ध्वनि। तो चार ऑप्शन है हमारे। रस की उत्पत्ति किससे होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से रस की उत्पत्ति मानी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? तो दोस्तों, जो ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकांश बहुत बार ये पेपरों में आया हुआ भी है। तो काव्य प्रकाश के लेखक पूछे हैं तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है भामा, मम्मट, दंडी या वामन। तो काव्य प्रकाश लिखा है मम्मट ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, मम्मट। अगला प्रश्न है हमारा, काव्य दर्श किसकी रचना है? ऑप्शन है दंडी की, नंबर बी वामन की, आनंदवर्धन की या मम्मट की। तो काव्य दर्श जो रचना है वो है दंडी की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, दंडी। अगला प्रश्न है हमारा, अलंकारों की संख्या सर्वप्रथम किसने निर्धारित की? तो यहाँ पे अलंकारों की संख्या पूछी। ऑप्शन है हमारे, किसने निर्धारित करी? दंडी ने, भामा ने, मम्मट ने
या आनंदवर्धन ने? तो अलंकारों की संख्या सर्वप्रथम निर्धारित करी भामा ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर है भामह। अगला प्रश्न है हमारा, रस का स्थायी भाव क्या कहलाता है? तो रस का स्थायी भाव क्या कहलाता है? ऑप्शन है विभाव, मूल भाव, अनुभाव या संचारी। तो रस का स्थायी भाव कहलाता है मूल भाव। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर होगा मूल भाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे। ऑप्शन है दंडी, कुंतक, भामह या मम्मट। तो वक्रोक्ति सिद्धांत दिया है आचार्य कुंतक ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंतक। अगला प्रश्न है, काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है? ऑप्शन है शिक्षा, लोकप्रियता, रसोत्पत्ति, व्याख्या। तो काव्य का जो मुख्य प्रयोजन है वो है रसोत्पत्ति। काव्य में रस की उत्पत्ति ही काव्य का मुख्य प्रयोजन मानी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन दे रखें उत्साह, रति, शोक या क्रोध। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। अगला प्रश्न है, करुण रस में स्थायी भाव है। तो यहाँ पे करुण रस की बात हो रही है तो इसका स्थायी भाव पूछा है। ऑप्शन है भय, रति, शोक या क्रोध। तो करुण रस में जो स्थायी भाव है वो है शोक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा शोक। अगला प्रश्न है, ध्वन्यार्थ का अर्थ है। तो यहाँ पे एक शब्द है ध्वन्यार्थ। तो इसका अर्थ है, ऑप्शन है प्रतीक अर्थ, अभिप्रेत गूढ़ अर्थ, सामान्य अर्थ या स्थायी भाव। तो ध्वन्यार्थ का जो अर्थ है वो है अभिप्रेत गूढ़ अर्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार की बात हो रही है। कौन किस प्रकार का है? ऑप्शन है शब्दालंकार, अर्थालंकार, योग या छंद। तो इसमें अनुप्रास हमारा जो है वो होता है शब्दालंकार। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। तो अनुप्रास अलंकार में किसकी बात की होती है? शब्दों की। जहाँ पे शब्दों की आवर्ती बार बार आती है वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उपमा किस प्रकार का अलंकार है? ऑप्शन है शाब्दिक, अर्थालंकार, नादात्मक या छंद। तो उपमा की बात हो रही है। उपमा हमारा है अर्थालंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, अर्थ से हमें किसी दूसरे पे उसकी उपमा दी जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा अर्थालंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रस का प्रथम प्रतिपादन कहाँ मिलता है? तो पूछ रहे हैं कि रस का सर्वप्रथम प्रतिपादन कौन से शास्त्र से मिलता है? तो हमें ऑप्शन है हमारे काव्यदर्श, नाट्यशास्त्र, काव्य प्रकाश या काव्य अलंकार। तो इसका जो सही उत्तर है, रस का प्रथम सबसे पहले जानकारी हमें मिलती है नाट्यशास्त्र से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन है, अलंकार का अर्थ है। तो अलंकार का अर्थ पूछा है। ऑप्शन है दोष है, सजावट है, औचित्य है या रस है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं अलंकार का अर्थ क्या होता है? किसी भी कविता को क्या उसे सौंदर्य प्राप्त करना। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें सजावट, वो हमारा सही उत्तर होगा। अलंकार का अर्थ होगा सजावट। अगला प्रश्न है, काव्य में गुण किसे कहते हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, काव्य की कमी, काव्य की संरचना या काव्य का अर्थ। तो काव्य में जो गुण है वो है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व।
इन्हें काव्य के गुण माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, रस ध्वनि का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन दे रखे, आनंदवर्धन, मम्मट, भामा या वामन। तो रस ध्वनि का जो प्रतिपादन किया वो किया है आनंदवर्धन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, आनंदवर्धन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण के लेखक कौन है? तो साहित्य दर्पण जो रचना है इसके लेखक पूछे हैं। ऑप्शन है विश्वनाथ, मम्मट, दंडी या वामन। तो इसका जो सही उत्तर है, साहित्य दर्पण के लेखक हैं विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भाषा की सुंदरता किसमें मानी जाती है? ऑप्शन है दोषों में, ध्वनि में, शब्द सौष्ठव में या अनुकरण में। तो जो भाषा की सुंदरता मानी जाती है वो मानी जाती है शब्द सौष्ठव में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छंद किससे संबंधित है? तो छंद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है रस से, लय से, ध्वनि से या अलंकार से। तो जो छंद है वो है संबंधित लय से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो छंदों में क्या एक लयबद्धता, छंद से कविता में क्या आती है? लयबद्धता आती है। तो छंद का संबंध किससे हो जाएगा? लय से। अगला प्रश्न है हमारा, रस शब्द का मूल अर्थ है। रस शब्द का मूल अर्थ है, ऑप्शन है आनंद से, दुख से, क्रोध से या रूप से। तो इसका सही उत्तर है, रस शब्द का जो मूल अर्थ है वो है आनंद। तो रस से हमें किसकी प्राप्ति होती है? आनंद की प्राप्ति होती है। तो सही उत्तर बनेगा इसका ए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव किसके कारण जागृत होता है? तो स्थायी भाव पूछा है किसके कारण जागृत होता है। ऑप्शन है विभाव से, अनुभाव से, संचारी भाव से या ऑप्शन नंबर डी तीनों से। तो स्थायी भाव जो जागृत होता है वो है तीनों से। स्थायी भाव के लिए विभाव भी, अनुभाव भी, संचारी भाव भी, तीनों से ही स्थायी भाव जागृत होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही उत्तर है तीनों। अगला प्रश्न है हमारा, अतिशयोक्ति का अर्थ है। तो अतिशयोक्ति का अर्थ है, ऑप्शन है अत्यधिक बढ़ाकर कहना, बी छिपाकर कहना, तुलना करना या संयोग। तो अतिशयोक्ति माने हमारा अतिशयोक्ति जो अलंकार भी होता है तो उसमें क्या किया जाता है? बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है अत्यधिक बढ़ाकर कहना, ये इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 तो है, रूपक में ऑप्शन दे रखे, उपमेय उपमान को एक किया जाता है। ऑप्शन बी उपमेय अलग, उपमान अलग और ऑप्शन डी न तुलना न अर्थ। तो रूपक अलंकार में क्या किया जाता है? उपमेय उपमा को एक किया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही उत्तर होगा, उपमेय उपमान को एक किया जाता है। अगला प्रश्न है, भामह किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो ऑप्शन है रीति के, अलंकार के, ध्वनि के या रस के। तो जो भामा है वो है अलंकार के प्रवर्तक आचार्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, अलंकार। अगला प्रश्न है, काव्य का शरीर किसे कहा गया है? ऑप्शन है शब्द को, अर्थ को, रस को या लय को। तो काव्य का शरीर माना गया है शब्द को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, शब्द। तो दोस्तों, काव्य का जो शरीर है शब्द को तो माना ही जाता है, साथ साथ अर्थ को भी काव्य का शरीर कहा गया है। क्योंकि शब्द के बाद जब उसका मेन अर्थ निकलता है तो उन दोनों को ही क्या काव्य का शरीर कहा गया है। काव्य शास्त्र में दंडी ने शब्द और अर्थ दोनों को ही काव्य का शरीर माना है, जिसे शब्द को उन्होंने काव्य का बाहरी रूप कहा है और अर्थ को काव्य का क्या बोल रखा है? आंतरिक रूप। तो यहाँ पे जो काव्य का शरीर है वो शब्द और अर्थ, ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही होंगे। तो यहाँ पे
शब्द और अर्थ दोनों को ही काव्य का शरीर लिया माना जाएगा। तो शब्द काव्य का बाहरी रूप है और जो अर्थ है उसका आंतरिक रूप है। तो काव्य को का जो शरीर माना गया है वो शब्द है और काव्य की आत्मा अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है शब्द, ये इसका सही उत्तर होगा। काव्य का शरीर क्या है? शब्द है। अगला प्रश्न है रीति का अर्थ है। ऑप्शन है छंद, वर्ण, शैली या दोष। तो रीति का जो अर्थ होता है वो है ऑप्शन नंबर सी शैली। शैली इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा औचित्य का अर्थ है। तो ऑप्शन दे रखे हैं उपयुक्तता, अलंकरण, नकल या दोष। तो औचित्य का जो अर्थ है वो है उपयुक्तता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पे शांत रस का स्थायी भाव पूछा है। ऑप्शन है नंबर ए रति, निर्वेद, शोक या विस्मय। तो इसका सही उत्तर है वो है शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो। अगला प्रश्न है हास्य रस का मूल भाव। तो यहाँ पे हास्य रस का मूल भाव पूछा है। ऑप्शन है हास, शोक, रति या विस्मय। तो इसका जो सही जवाब है, सही उत्तर है वो है हास। हास रस का मूल भाव है हास। अगला प्रश्न है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन दे रखे हैं शोक, विस्मय, उत्साह या भय। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 9 रसों में सबसे बाद में जोड़ा गया रस है। तो ऑप्शन दे रखे श्रृंगार, शांत, अद्भुत या वीर। तो हमारे जो 9 रस हैं उसमें सबसे जो बाद में जोड़ा गया वो रस है शांत रस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, शांत रस। अगला प्रश्न है शब्दालंकार किस पर आधारित है। ऑप्शन है अर्थ पे, ध्वनि पे, भाव पे या छंद पर। तो शब्दालंकार जो आधारित है वो है ध्वनि पे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है रसोत्पत्ति में सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। ऑप्शन है अलंकार है, रीति है, स्थायी भाव है या छंद है। तो रसोत्पत्ति में जो सर्वाधिक आवश्यक तत्व है वो है स्थायी भाव। रसों की उत्पत्ति में स्थायी भाव की अनिवार्यता होती है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही उत्तर होगा, स्थायी भाव। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है उपमा में प्रयुक्त उपमान क्या है। ऑप्शन दे हैं जिसे तुलना की जाए, जिससे न की जाए, जो कारण बने या कोई नहीं। तो उपमा में जो प्रयुक्त उपमान क्या है, तो इसमें ऑप्शन जो ए है जिससे तुलना की जाए। तो उपमा में प्रयुक्त उपमान है जिससे तुलना की जाए। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अलंकार का प्रयोजन। तो यहाँ पे अलंकार का प्रयोजन पूछा है। ऑप्शन है शिक्षा, सौंदर्य वृद्धि, दोष खोज या छंद निर्माण। तो अलंकार का जो प्रयोजन है वो है सौंदर्य में वृद्धि। तो सौंदर्य वृद्धि इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अलंकार का प्रयोजन है सौंदर्य की वृद्धि करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संचारी भाव कितने माने गए हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। संचारी भाव कितने माने गए हैं। ऑप्शन है 33, 38 या 9। तो इसका सही जवाब है वो है 33। संचारी भाव की कुल संख्या है 33। अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति का अंतिम फल क्या है। तो ऑप्शन है समाधान, आनंद, गोचरता या दोषों का निवारण। तो रस निष्पत्ति का जो रस की निष्पत्ति के बाद जो अंतिम फल प्राप्त होता है वो है आनंद। तो रस हमें किसकी अनुभूति कराता है, आनंद की। तो इसका सही ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शब्द अर्थ का समन्वय किसका विषय है? ऑप्शन है काव्य का, भाषा का, इतिहास का या नाटक का। तो शब्द अर्थ का समन्वय जो विषय है वो है काव्य का। ऑप्शन नंबर ए काव्य इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, काव्य किसे कहते हैं? तो काव्य किसे कहते हैं? ऑप्शन है गद्य को, कवि द्वारा रचा साहित्य, व्याकरण या छंद। तो काव्य कहा जाता है कवि द्वारा रचा जो रचना होती है उसे काव्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अलंकारों का वर्गीकरण किस आधार पर है? ऑप्शन है शब्द अर्थ के आधार पे, दोष के आधार पे, रस के आधार पे या छंद के आधार पे। तो अलंकारों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए शब्द अर्थ के आधार पर। अगला प्रश्न है, उपमेय का अर्थ है? ऑप्शन है जो किसी से उपमित हो, जो उपमा दे, जो समान हो, जो न हो। तो उपमेय का अर्थ है जो किसी से उपमित हो उसे क्या कहा जाता है? उपमेय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ध्वनि के भेद कितने हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो ध्वनि के भेद माने जाते हैं 3। ऑप्शन नंबर जो बी इसका सही उत्तर है। काव्य में दोष किसे कहते हैं? तो अगला प्रश्न हमारा है, काव्य में दोष किसे कहते हैं? ऑप्शन है सुंदरता बढ़ाने वाला, सुंदरता घटाने वाला, औचित्य या रस। तो काव्य में जो दोष है वो है सुंदरता घटाने वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। काव्य में जो दोष माना गया है, कहा गया है वो है सुंदरता घटाने वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काव्य का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन है व्याकरण, रस, वर्ण या वचन। तो काव्य का जो मुख्य तत्व माना गया है वो माना गया है रस को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो साथियों, बढ़ते हैं आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, काव्य का परम लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन दे रखे हैं रंजन, प्रचार, अध्ययन या वर्णन। तो काव्य का परम लक्ष्य होगा, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए रंजन। तो रंजन का अर्थ होता है मन भावन या सुखद या आनंद की प्राप्ति। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा रंजन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपको कल से नई क्लास की ओर। ये थे हमारे काव्य शास्त्र पे आधारित 50 प्रश्न। कल से हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।